नहीं किया गया अभी तक। चलो बेटा, आवाज आ रही है? जस्ट 1 मिनट। चलो बेटा आगे, आवाज आ रही है बेटा? दृष्टि, करीना, कुमकुम, प्रेम, विनय, ऋतुराज, प्रेम, क्या बात है बेटा? मोबाइल चार्ज है? हाँ, मोबाइल को चार्ज रखना, कभी भी क्लास और टेस्ट के लिए जरूरत पड़ सकती है। ओके, हो सके तो गोपी से पावर बैंक मंगा लेना बेटा, ठीक है? पावर बैंक आ जाएगा, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं आता, उससे कभी भी इमरजेंसी में क्लासेस के लिए चार्जिंग की जरूरत हो तो यूज कर लेना। ओके, चलो बेटा, चलो, और पावर बैंक भी खत्म हो गया तो जनरेटर लगवा लेना, ठीक है? कुछ भी हो उसे स्टार्ट कर लेना बस, ठीक है? काम हो जाएगा। कहने का मतलब पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए बेटा, अपने एग्जाम के लिए, कैरियर के लिए कुछ भी करना पड़े वो अपन करेंगे। चलो बेटा, बात स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है? चलो बिल्कुल बेटा, स्टार्ट करते हैं बेटा। अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें अपन ने डिस्कस किया था सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी एस और केएसपी के बारे में। ओके, इनका मीनिंग क्या होता है बेटा, कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमने डिस्कस किया था। और अलग अलग टाइप के जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसमें अपन ने बात की थी एस और केएसपी में क्या रिलेशन होता है, कैसे करना है। क्लियर है बेटा? आज अपन बात करते हैं बच्चों, देखो क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग टू, क्या मैंने बोला है बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू सॉल्युबिलिटी, यानी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। ओके बेटा, आपको याद होगा कई बार जैसे मैं बोलता हूं, एक तो अपना यूनिवर्सल केस वो है ही है बच्चों, कौन सा, अपना और वेस्ट इंडीज वाला। ओके, अपना और वेस्ट इंडीज वाला कौन सा है बच्चों, टेम्परेचर। जिन बच्चों ने ऑफलाइन में क्लास ली हुई बेटा वो चीज समझते होंगे। मैं अपना और वेस्ट इंडीज वाला, इसका मतलब क्या है बेटा? देखो जैसे अपने यहाँ की बात करें, इंडिया की बात करें, वेस्ट इंडीज वाला की बात करें, वेस्ट इंडीज के प्लेयर देखे होंगे बेटा, पोलार्ड, ब्रावो कैसे होते हैं बेटा, कितने हैंडसम होते हैं, क्यूट होते हैं, अरे होते हैं ना। इसका रीजन क्या होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस, यानी अपने इंडिया का टेम्परेचर और वेस्ट इंडीज का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो क्या होता है, हम लोगों के लुक में भी डिफरेंस होता है, वो बहुत ज्यादा हैंडसम होते हैं, बहुत ज्यादा क्यूट होते हैं, अरे होते नहीं होते। बस डिफरेंस किसका है, यानी टेम्परेचर का। कहने का मतलब है सिंपल सी बात है बेटा, ये टेम्परेचर हमें नहीं छोड़ता तो बाकी कोई फैक्टर है उनको तो छोड़ेगा ही नहीं बेटा, ये ध्यान रखना। आपसे कुछ भी पूछे ध्यान रखना, इसको कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, कौन सा करेगा ध्यान रखना। चाहे फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, या हिंदी इंग्लिश का क्यों ना हो बच्चों, आपको बोलेंगे कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट करेगा, तो क्या करना बेटा, दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, अपना और वेस्ट इंडीज वाला एग्जाम्पल। टेम्परेचर जब ह्यूमन स्पीसीज को, अपन को ही नहीं छोड़ता तो इसको क्या छोड़ेगा। तो क्या करना, आपको एग्जैक्ट आंसर पता है तो ठीक है, वरना आंख बंद करके टेम्परेचर पे टिक कर देना बेटा, वो तो आएगा ही आएगा बेटा, ये ध्यान रखना। क्लियर है? चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, ध्यान रखना इस चीज को हमेशा। तो मेरा कहने का मतलब है, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में बात करें, सोल्युबिलिटी की बात करें टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, तो क्या कह सकते हैं, तो मेरा स्टेटमेंट क्या है बेटा, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन solubility of electrolyte depends on nature of reaction। मेरा स्टेटमेंट मैंने क्या बोला है बेटा, यानी वैद्युत अपघट्य की विलेयता पर ताप का प्रभाव क्या अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है, यस और नो। कैसे बच्चों, हमें पता है टेम्परेचर के बेसिस पे क्या होती है, दो टाइप की रिएक्शन हमने डिस्कस की है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोनों के रेस्पेक्ट में अलग अलग रिजल्ट आता है, नहीं आता, आता है बच्चों। ओके, कैसे बेटा, अपन क्या करेंगे, इसके लिए क्या कह सकते हैं, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यानी डिपेंड, टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की नेचर पे डिपेंड करेगा। कैसे बच्चों, रिएक्शन की नेचर कैसे है उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। ओके, कैसे बेटा, अगर अपन बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक वाली है, तो अपन देख सकते बेटा कैसे, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अपन क्या कहते हैं, हमें पता रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, केएसपी होता है, यस और नो। अरे याद है ना, कल अपने डिस्कस किया था एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर और केएसपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर है? अगर केएसपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बच्चों, यस और नो। क्योंकि केएसपी का मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, यानी अलग अलग जो कंसंट्रेशन होती है उनका मल्टीप्लाई तो क्या होता है, केएसपी के इक्वल होता है, यस और नो। इसका मतलब जैसे अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपने देखा था, केएसपी एस का रिलेशन क्या आता है, KSP इक्वल टू एस स्क्वायर, KSP इक्वल टू 4s क्यूब, KSP इक्वल टू 27s4, KSP इक्वल टू 108s की पावर 5,
कहने का मतलब क्या है, s की पावर चाहे 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, कितनी भी हो बेटा, हर रिलेशन में क्या आ रहा था, KSP और S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था बच्चों। यस और नो? कल अपन ने इस चीज को प्रूफ करके देखा है अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए, चाहे इलेक्ट्रोलाइट AB वाला हो, AB2 वाला हो, AB3 वाला हो, A2B3 वाला हो, सभी में KSP और S क्या आएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएंगे। क्लियर है बेटा? तो इनडायरेक्टली मैं क्या कह सकता हूं, क्या अगर टेम्परेचर KSP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो S की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या लिखेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी बेटा। कौन सी रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। क्लियर है? अगर वही अपन बात करें बेटा किसकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, किसकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो अपन क्या कह सकते हैं, सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए एक्सोथर्मिक रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बेटा हमें पता है टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, KSP होता है। कैसे होता है बच्चों, कल अपन ने इस चीज को एक्सप्लेन किया था, याद है ना? इसका मतलब टेम्परेचर KSP के इनवर्स होगा तो क्या होगा, सोल्युबिलिटी के भी तो क्या होगा, इनवर्स होगा बेटा। यस और नो? क्लियर है बच्चों? ठीक है, इसका मतलब यहां से अपन क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर सोल्युबिलिटी का रिलेशन आपस में क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या लिखेंगे, सोल्युबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो KSP क्या होगा, डिक्रीज होगा बेटा। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ओके, तो क्या लिखेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, यानी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अपन रिलेशन किसके देख रहे हैं, KSP से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अपन टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में लिखें तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं बेटा। यहां से क्या होगा, ये अगर इनवर्स है बेटा तो क्या करेंगे बच्चों, देखो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में अपन क्या बोलेंगे इसे, कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी बेटा। यस और नो? क्लियर है? यानी रिएक्शन कैसी है, एक्सो है या एंडो है, उसके अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं बच्चों। बात समझ में आ गई? यस और नो? क्लियर है बेटा? चलो सेकंड फैक्टर अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्या, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और मीडियम। नेचर ऑफ सॉल्वेंट और मीडियम की अगर अपन बात करें बच्चों तो अपन कैसे कह सकते हैं बेटा, एक कॉन्सेप्ट आता है क्या, लाइक डिजोल्व लाइक। ये तो नाम सुना होगा मैंने, क्या बोला है, लाइक डिजोल्व लाइक। इसका मतलब क्या है, समान समान को घोलता है बेटा। साइंस का ये कॉन्सेप्ट है, कई जगह यूज होता है। इसका मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है, पोलर होता है या नॉन पोलर होता है, पोलर होता है बच्चों, क्योंकि हमें पता है कैटायन एनायंस में ब्रेक होता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब भी क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक होने वाला, और जो पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक हो सकता है वो कैसा होगा, पोलर। और हमें पता है लाइक डिसोलाइक का मतलब क्या, समान समान को घोलता है। सबस्टांस अगर पोलर है तो मीडियम या सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, पोलर। और सबस्टांस अगर नॉन पोलर है तो मीडियम भी कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। क्लियर है? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा कैसे, वाटर क्या होता है, पोलर नेचर का होता है, तो इसमें हम सॉल्ट मिलाते हैं तो क्या होता है, इजिली डिजोल्व हो जाता है। यस और नो? क्योंकि सॉल्ट क्या करता है, इजिली आयंस में ब्रेक हो जाता है। पोलर है, वाटर तो वैसे ही पोलर होता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ईएन में क्या होता है, डिफरेंस होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ सकता है। क्लियर है? वैसे अपन बात करते हैं बच्चों, कई बार आपने देखा ऑब्जर्व किया होगा, अपने हाथ पे क्या ऑयल या ग्रीस अगर लगा होता है तो क्या होता है, डायरेक्टली अपन वाटर से इसको क्लीन करते हैं तो साफ होता है क्या, नो बच्चों। इसका रीजन क्या है, ऑयल जो है वो क्या होता है, नॉन पोलर नेचर का होता है। क्लियर? वाटर कैसा होता है, पोलर नेचर का होता है। क्या होगा, पोलर नॉन पोलर रिएक्शन होगी क्या, नहीं। तो अपन क्या करते हैं, सोप या डिटर्जेंट वगैरह यूज करते हैं, करते नहीं करते, क्यों, सोप या डिटर्जेंट वगैरह क्या है, नॉन पोलर नेचर के हैं, तो वो क्या करेंगे, यानी जो ऑयल या ग्रीस है इनके साथ मिक्स होकर क्या करेंगे, नॉन पोलर रिएक्शन करके उसको हाथ से या सरफेस से रिमूव कर देंगे बेटा। समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखना। सिंपल वे में अगर मैं कहूं, पोलर पोलर, नॉन पोलर, ओके। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, यानी अगर पोलर मीडियम है तो उसके रेस्पेक्ट में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी बेटा। कहने का मतलब सिर्फ यही है, ओके। तो क्या लिखेंगे बेटा, सॉल्युबिलिटी की अगर अपन बात करें तो क्या करेंगे, सॉल्युबिलिटी किसमें ज्यादा होगी, एक तो आपको बोला जाए बेटा पोलर, यानी पोलर सॉल्वेंट। दूसरा आपको एग्जांपल क्या दे रखा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो हमें पता है अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी सॉल्युबिलिटी किस में ज्यादा होगी, पोलर में या नॉन पोलर में, पोलर सॉल्वेंट में होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की नेचर कैसी होती है, पोलर नेचर होती है। तो पोलर सॉल्वेंट में ये ज्यादा डिसॉल्व होगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर है बेटा यहां तक, ओके। यस और नो? ये तो अपने बात की स्टार्टिंग के 2 फैक्टर की। क्लियर है बेटा यहां तक, ओके। यस और नो?
यस और नो। चलो बेटा, ये स्टार्टिंग के दो फैक्टर अपने डिस्कस किए। ओके, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तीसरा फैक्टर अपन डिस्कस करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, और क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ये काम आएगा। ओके, कौन सा फैक्टर है बेटा, देखते हैं। चलो, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन। मैंने क्या कहा, कॉमन आयन का इफेक्ट क्या होगा सोल्युबिलिटी पर, ये अपन चेक करते हैं बेटा। चलो डिस्कस करते हैं बेटा। तो थर्ड फैक्टर पर आते हैं, कौन सा, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन, यानी सोल्युबिलिटी पर कॉमन आयन का क्या इफेक्ट होता है बच्चों। ओके, आपको याद है चैप्टर के स्टार्टिंग में अपने कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा था, तो मैंने कहा था चैप्टर में बेटा कई जगह ये यूज होगा, याद है ना बच्चों, यहाँ भी ये काम आएगा। और इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। ओके, कैसे करना समझना। एक बात तो श्योर है, जो स्टार्टिंग में पढ़ा था उसी से कनेक्ट करके अपन किसको डिस्कस करते हैं। कैसे, कॉमन आयन की वजह से हमें पता है कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके लिए रेट ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है बेटा। स्टार्टिंग में अपने डिटेल से पढ़ा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू रेट ऑफ आयनाइजेशन, याद है ना। तो क्या कहेंगे, कॉमन आयन की वजह से किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए रेट ऑफ आयनाइजेशन डिक्रीज होगा, आयंस में ब्रेक होने की टेंडेंसी ही कम होगी, तो हमें पता है डिसॉल्व होने की टेंडेंसी या सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम ही होगी, क्योंकि सॉल्युबल होने के लिए, डिसॉल्व होने के लिए क्या, पहले आयंस में ब्रेक होना जरूरी है। यस और नो। कॉमन आयन की वजह से क्या होता है बच्चों, जब रेट ऑफ आयनाइजेशन यानी किसी इलेक्ट्रोलाइट के आयंस में ब्रेक होने की टेंडेंसी ही कम हो जाती है, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी बेटा। क्लियर है। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना इस बात को बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक तो मैंने लिया है HCN, इसमें हमें पता है बच्चों HCN क्या करेगा, अगर आयंस में ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, ये H प्लस और Cn माइनस। यस और नो। अरे H प्लस और Cn माइनस में कन्वर्ट होता है बच्चों, ये बिल्कुल होता है। कॉमन आयन, इसमें अगर मैं मिला दूं HCl क्या करेगा, ब्रेक होके H प्लस और Cl माइनस का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब बच्चों देखो, कॉमन आयन की वजह से अगर अपन बात करें तो ये बताओ H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी या नहीं होगी, यस और नो। अरे H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी बच्चों, क्यों, क्योंकि HCN से कुछ H प्लस आयन गेन हो रहे थे, HCl भी ब्रेक होकर क्या करेगा, H प्लस आयन देगा, तो कुछ H प्लस की कंसंट्रेशन जो थी इसमें ये वाली H प्लस की कंसंट्रेशन ऐड होगी या नहीं होगी, होगी बच्चों। तो अपन क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या होगा, इंक्रीज होगी। क्लियर है। H प्लस की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगी तो ली चैटलियर प्रिंसिपल जो अपन केमिकल इक्विलिब्रियम में डिस्कस करते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों, क्या कि कंसंट्रेशन जिधर कम है रिएक्शन को उधर ही शिफ्ट कर दो। शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने क्या कहा, कंसंट्रेशन जिस साइड कम है रिएक्शन को उधर ही शिफ्ट कर दो बैलेंस करने के लिए। ओके, कैसे, अगर H प्लस की कंसंट्रेशन अगर बढ़ गई, क्योंकि पहले HCN से कुछ कंसंट्रेशन आ रही थी, अबे HCl से भी आएगी, तो ये वाली कंसंट्रेशन इस H प्लस कंसंट्रेशन में ऐड होकर क्या होगा, इसको इंक्रीज करेगी। इसका मतलब प्रोडक्ट साइड क्या हो गया, H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। अगर प्रोडक्ट साइड H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, इसका मतलब इस साइड कंसंट्रेशन पहले से ज्यादा हो गई, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड होगी। क्यों, क्योंकि इस साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, मतलब इस साइड डिक्रीज है। यस और नो। मैंने क्या कहा, इधर ज्यादा तो इधर कम है बच्चों, ये ध्यान रखना। ओके, जिधर कंसंट्रेशन कम होती है रिएक्शन को उधर ही शिफ्ट कर देना बेटा। ओके, इसका मतलब रिएक्शन कैसी होगी, बैकवर्ड शिफ्ट होगी। तो मैं क्या लिखूंगा, रिएक्शन कैसी हो गई, बैकवर्ड रिएक्शन। यस और नो। रिएक्शन कैसी, बैकवर्ड रिएक्शन। रिएक्शन अगर बैकवर्ड होगी तो ये बताओ HCN के फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा होंगे या डिसोसिएशन के फॉर्मेशन के, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड होगी, इसका मतलब क्या है, ये दोनों रिएक्शन करके इसका फॉर्मेशन करेंगे वापस। यस और नो। इसका मतलब क्या होगा, HCN का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, डिसोसिएशन कम होगा, यानी क्या होगा, निर्माण ज्यादा होगा, वियोजन कम होगा, क्योंकि दोनों रिएक्शन करके इसका फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर। अगर इसका फॉर्मेशन ज्यादा, डिसोसिएशन कम है, इसका मतलब इसके रेट ऑफ आयनाइजेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। अरे आयंस में ब्रेक होने की टेंडेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी बच्चों। क्लियर है। और हमें पता है अल्फा ही अगर डिक्रीज होगा तो सीधी सी बात है सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी बेटा। समझ में आ गया। क्लियर है। तो कॉमन आयन की वजह से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कैसे होगी, एक तो मैंने ये बताया, समझ में आ गया बेटा। क्लियर है। अब मैं इसको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं बेटा, समझना इसका रीजन क्या क्या। इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, अच्छे सुनना, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इंक्रीजेज इन प्रोडक्ट साइड। मैंने क्या कहा, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इंक्रीजेज इन प्रोडक्ट साइड।
So reaction is shifted in backward direction. Clear है? Reaction is shifted in backward direction. So rate of ionization and solubility of electrolyte both are decreases. काम खत्म. Okay? मैंने क्या बोला? सम आयन प्रभाव की वजह से क्या होता है? उत्पाद की दिशा में आयनों की सांद्रता बढ़ती है, अतः अभिक्रिया पश्च दिशा में विस्थापित होगी, अतः विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा और विलेयता क्या होती है? कम होती है. काम खत्म. ओके, ये तो कॉमन आयन की वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है. क्यों होती है, कैसे होती है, ये मैंने बताया है. क्लियर है बेटा? बस ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब अपन को न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है, तो ये ध्यान रखना. कॉमन आयन की वजह से क्या होगा? दो टाइप की कंसंट्रेशन आपको मिलेगी. बच्चा कहेगा दो टाइप की कंसंट्रेशन कौन सी? एक तो अरे सीधी सी बात है, कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई ही कब होता है बच्चों? किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में दूसरा इलेक्ट्रोलाइट मिलाए. इसका मतलब दो टाइप की कंसंट्रेशन आ गई या नहीं आ गई? एक तो मेन इलेक्ट्रोलाइट खुद है जिसकी आपको स्टडी करनी है. दूसरी कंसंट्रेशन कौन सी? जो आप ऊपर से मिला रहे हो. यस और नो? तो यहाँ पर दो कंसंट्रेशन होती है. तो जब हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो आपके पास कई सारे स्टेप आएंगे कंसंट्रेशन में, लेकिन आपको इनमें से यूज एक ही करना है. मैंने क्या कहा? कई सारे कंसंट्रेशन के स्टेप मिलेंगे, आपको क्या करना है? एक ही स्टेप यूज करना है. बच्चा कहेगा सर कौन सी कंसंट्रेशन है जिसमें कॉमन आयन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम पावर के साथ हो बेटा? ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे? फॉर एग्जांपल समझना बेटा इस चीज को. एक कंडीशन तो आपके पास ये आ जाएगी, जैसे एस स्क्वायर आ जाएगा प्लस एस सी आ जाएगा. मैंने क्या कहा? एस स्क्वायर और एस सी दोनों का मतलब लिखा दूंगा बच्चों, टेंशन मत लो. एस का मतलब क्या है? एस मतलब सोल्युबिलिटी, यानी जिस इलेक्ट्रोलाइट की आप स्टडी कर रहे हो उसकी कंसंट्रेशन, यानी एस सोल्युबिलिटी. क्लियर? सी फॉर कॉमन. सी का मतलब क्या है? जो ऊपर से आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है उसकी कंसंट्रेशन. क्लियर है? अगर मेरे पास दो कंसंट्रेशन आ गई, एक तो क्या आ रहा है? एस स्क्वायर, एक आएगा एस सी. बच्चा कहेगा सर कैसे आ गई? टेंशन मतलब बेटा, अभी एग्जांपल से इस बात को प्रूव करेंगे. ओके, समझेंगे अच्छे से क्वेश्चंस में आपको कैसे अप्लाई करना है. समझना बेटा. दो स्टेप मेरे पास आ गए, मुझे यूज क्या करना है? इसको यूज करना है क्या? नो. आपको क्या करना है? सिर्फ यही कंसंट्रेशन यूज करनी है. बच्चा कहेगा सर क्यों? क्योंकि हमें पूछेगा क्या कि जो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन है सी की वजह से इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन सोल्युबिलिटी एस पर क्या इफेक्ट आएगा, यानी सी की वैल्यू इतनी है तो एस की वैल्यू क्या होगी. इसका मतलब इनडायरेक्टली मुझे सी की वजह से एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. इसका मतलब एस पर जो इफेक्ट आएगा वो सी की वजह से तो ही आएगा. यस और नो? सी की वजह से एस पर इफेक्ट आएगा, तो सी की वैल्यू इतनी है तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो हमें वो स्टेप यूज करना है जिसमें सी प्रेजेंट हो, कॉमन आयन की कंसंट्रेशन प्रेजेंट है बेटा. समझ में आ गया? क्लियर है? एक कंडीशन अगर आपको ये मिल जाए, क्या? जैसे मान लो ये आ गया एस स्क्वायर प्लस एस सी प्लस एस सी स्क्वायर, ये कंडीशन अगर आ गई तो आपको क्या करना है बच्चों? मैंने क्या कहा था? ये यूज करना है क्या? नो, क्योंकि हमें सी की वजह से एस पर क्या इफेक्ट आएगा? कॉमन आयन की कंसंट्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट की सोल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट आएगा, इसकी हमें स्टडी करनी है. तो जब हमें पता है कॉमन आयन की कंसंट्रेशन इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो रिजल्ट कहां से बताओगे? इसकी वजह से. समझ में आ गया? इसका यूज नहीं करना है. अब बच्चा क्या होगा? धर्म संकट में फंस गया बेटा. सर सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, तो सर कौन सा यूज करूं? यूज आपको एक ही करना, ध्यान रखना बेटा. तो मैंने क्या कहा? वो स्टेप, वो कंसंट्रेशन आपको यूज करनी है जिसमें क्या होगा? कॉमन आयन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम पावर के साथ होगी बेटा. यस और नो? मैंने कहा क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की सोल्युबिलिटी यानी एस पर इफेक्ट किसकी वजह से आ रहा है? कॉमन आयन की कंसंट्रेशन की वजह से. अरे अपने क्या कहा? कॉमन आयन की वजह से सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है. ये डिक्रीज किसकी वजह से आ रहा है? कॉमन आयन की कंसंट्रेशन की वजह से. समझ में आ गया? इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रोलाइट की सोल्युबिलिटी पर कॉमन आयन की कंसंट्रेशन की वजह से इफेक्ट आता है, जिसमें कॉमन आयन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम पावर के साथ होगी, उसकी वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा. क्लियर है? और उसी को अपन को यूज करना है. क्लियर है बेटा? तो क्या करेंगे? इसको यूज करेंगे. क्या? इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसको भी हटा सकते हो और हमें इसको यूज करना है. समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? तो यहाँ ये खासकर ध्यान रखना, एस का मतलब क्या है बेटा? सोल्युबिलिटी. क्या लिखूंगा? सोल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी जिस इलेक्ट्रोलाइट की आपको स्टडी करनी है उसकी कंसंट्रेशन या सोल्युबिलिटी. क्लियर है बेटा? और सी, सी का मतलब यहां पर क्या है बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ ए कॉमन आयन, जिस कॉमन आयन के रेस्पेक्ट में आपको रिजल्ट चेक करना है उसकी कंसंट्रेशन. सी फॉर कॉमन, ये ध्यान रखना. ओके, अब मेरा स्टेटमेंट क्या समझना.
अच्छे समझना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस में हमें काम में लेना है, क्या समझना अच्छे से। इन कंडीशन ऑफ कॉमन आयन, मेरा स्टेटमेंट क्या आप सुनना, इन कंडीशन ऑफ कॉमन आयन ओनली दैट कंसंट्रेशन यूज्ड इन विच कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन इज प्रेजेंट विद मैक्सिमम पावर। क्लियर, मैंने क्या कहा, इन कंडीशन ऑफ कॉमन आयन only that concentration used in which concentration of common ion present with maximum power, because the solubility of electrolyte is affect only by concentration of common ion। क्लियर है, तो स्टेटमेंट सुनना, इन कंडीशन ऑफ कॉमन आयन कंसंट्रेशन ऑफ only that concentration used in which concentration of common ion present with maximum power and other concentration can be neglected or removed। Clear, because the solubility of electrolyte is affect only by concentration of common ion। Clear है, मैंने क्या बोला है, यानी सम आयन की उपस्थिति में, सम आयन की स्थिति में, सुनना अच्छे से, सम आयन की स्थिति में केवल उसी सांद्रता को प्रयुक्त करते हैं, यूज करते हैं, काम में लेते हैं जिसमें सम आयन की सांद्रता अधिकतम घात के साथ उपस्थित हो। क्लियर, बाकी सभी सांद्रताओं को नगण्य माना जा सकता है या हटाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि विद्युत अपघट्य की विलेयता केवल सम आयन की सांद्रता के द्वारा ही प्रभावित होती है। काम खत्म, समझ में आ गया। तो जैसे बच्चों एस स्क्वायर एस सी, ऐसी कंडीशन आए, एस सी को यूज करना है आपको। क्लियर है, एस स्क्वायर एस सी स्क्वायर, ये कंडीशन आ जाए तो किसको यूज करना है, एस सी स्क्वायर को। क्यों? जिसमें कॉमन आयन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम पावर के साथ होगी, उसको यूज करना है। समझ में आ गया। मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल लिखा देता, रटते सर ने ऐसा किया है, ठीक है रट लेंगे, नो क्यों किया है, समझ में आ गया। क्लियर है बेटा, ये तो थ्योरेटिकल टिक लगाने वाला काम है। कॉमन आयन की वजह से इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, ये लो बेटा डिक्रीज होगी। क्लियर है। अब न्यूमेरिकल में हमें अप्लाई करना हो क्या, कि मान लो किसी इलेक्ट्रोलाइट का केएसपी इतना है और कॉमन आयन की कंसंट्रेशन इतनी है, तो इलेक्ट्रोलाइट की सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, तो आपको कैसे करना है, समझ में आ गया बेटा। क्लियर है। चलो इस पे एक एग्जांपल देखते हैं, क्या समझना अच्छे से। एग्जांपल में क्या ले रहा हूं बेटा, solubility of NaCN, solubility of NaCl in CaCl2 solution। मैंने क्या कहा, यानी CaCl2 सॉल्यूशन में किसकी सॉल्युबिलिटी हमें बतानी है, NaCl की बतानी है। क्लियर है। देखो बच्चों, क्वेश्चन करने का तरीका क्या होना चाहिए, सबसे पहले मैं रिएक्शन मुझे किसकी लिखनी है, NaCl की लिखनी है बेटा। क्लियर है, NaCl की रिएक्शन लिखनी है। NaCl हमें पता है किस में ब्रेक होगा, Na प्लस और Cl माइनस। क्लियर है बेटा यहाँ तक, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों, CaCl2। CaCl2 की अगर मैं बात करूं तो ये किस में ब्रेक होगा, Ca+2 और 2Cl माइनस। अरे ये कैसे ब्रेक होते हैं, टाइन एनाइन में, ये तो ध्यान है ना बच्चों, ये अभी तक अंधेरे में जी रहे हो। अब मैंने क्या कहा, पहली बात तो आपको एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट अगर दे रखे हो तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मेन इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है और कॉमन आयन वाला कौन सा है, यानी किसकी सोल्युबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये आपको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पता लग सकता है। कैसे बच्चों, सोल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन CaCl2 सॉल्यूशन, CaCl2 विलयन में NaCl की विलेयता, मतलब किसकी सोल्युबिलिटी की बात कर रहा है, NaCl की, यानी ये अपना मेन इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर है। इन CaCl2 सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के अंदर, यानी ये क्या होगा, कॉमन आयन वाला इलेक्ट्रोलाइट होगा। समझ में आ गया। जिसकी सोल्युबिलिटी की बात करें वो मेन इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों। क्लियर है। इसका मतलब अपना मेन इलेक्ट्रोलाइट कौन है, NaCl है बेटा। मेन इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को क्या लेते हैं, S से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया। क्लियर है। देखो बच्चों, डायरेक्टली अगर मैं करूं तो कैसे, ये 1 मोल है तो ये 1 मोल होगा, ये S तो ये भी क्या S, ये भी क्या S। समझ में आ गया। क्लियर है। और जिससे कॉमन आयन आएगा दूसरे इलेक्ट्रोलाइट से, उसकी कंसंट्रेशन को किससे लेते हैं बेटा, C से, याद रखना। ओके, कैसे, ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है, ये C है तो ये C, ये 1 मोल है तो ये 2 मोल है बच्चों, ये 2 मोल है तो ये क्या होगा, 2C। समझ में आया। मैंने क्या कहा था, जो प्रोडक्ट होता है, आयंस होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन कितनी होगी रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, ये डिपेंड करेगा स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है। अगर बराबर है तो बराबर कंसंट्रेशन, डबल है तो डबल कर दो, ट्रिपल है ट्रिपल कर दो, हाफ है तो हाफ कर दो। समझ में आ गया। क्लियर है बेटा। चलो अब मैंने क्या कहा, अगर कॉमन आयन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो देखो, मेन इलेक्ट्रोलाइट है, एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर है। चलो दोनों में कॉमन आयन कौन है, Cl माइनस Cl माइनस। क्लियर। यहां बच्चों Cl माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है, S, वहां कितनी है 2C। क्लियर है। तो S में 2C ऐड करूंगा या 2C में S ऐड करेंगे, S में 2C ऐड करेंगे बेटा। क्यों, क्योंकि हमें पता है मेन इलेक्ट्रोलाइट ये है, इसकी हमें स्टडी करनी है। समझ में आ गया। क्लियर है। तो बच्चों जो मेन इलेक्ट्रोलाइट है उसी के लिए आपको KSP लिखना है। KSP यहां पर मैं किसके लिए लिख रहा हूं बेटा,
NaCl के लिए लिख रहा हूं, समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये किसके बराबर हो जाएगा? हमें पता है KSP क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है। NaCl की बात करा तो NaCl के आयन कौन कौन है, Na+ और Cl-। क्लियर है? चलो बेटा इनकी अगर हम वैल्यू पुट करें तो क्या लिखेंगे, Na+ की कंसंट्रेशन कितनी है S, Cl- की कितनी है S+2C। समझ में आ गया? ये कितना है बेटा S+2C। क्लियर है? इसे अगर मैं सोल्व करूं, देखो S को S से मल्टीप्लाई करें S² प्लस ये क्या हो गया 2SC। यस और नो? क्लियर है बेटा? अब मैंने क्या कहा था, एक से ज्यादा कंसंट्रेशन गेन हो तो हमें कौन सी कंसंट्रेशन यूज करनी है, S² या 2SC? फटाफट मैसेज टाइप करो, दोनों में से कौन सी कंसंट्रेशन मैं यूज करूंगा, S² या 2C? फटाफट रिप्लाई करो बेटा, कौन सी कंसंट्रेशन यूज करूंगा दोनों में से, S² या 2SC? फटाफट फटाफट, एक ही बच्चे का आंसर आया, बाकी कुमकुम, अंधे बच्चों का रिप्लाई नहीं आया अभी तक। कुमकुम, करीना और कौन कौन है, दृष्टि, करीना, कुमकुम, बाकी का रिप्लाई नहीं आया। फटाफट बताओ बेटा, ऐसे नहीं कि सुनने होगे बैठे बेटा, ऐसे ही। कुमकुम, प्रेम, करीना, ठीक है, बाकी विनय ऐसे बैठा है क्या बेटा? चलो चलो बेटा, बिल्कुल 2SC 2SC 2SC, वेरी गुड। मेरा कहने का मतलब क्या है, एक से ज्यादा कंसंट्रेशन आए तो हमें इसका कोई रोल है क्या, हमें ये कैलकुलेट करना है C की वजह से S की वैल्यू क्या होगी, तो कम से कम वो स्टेप तो आना ही चाहिए जिसमें C इंक्लूड है बेटा। क्लियर है? इसका मतलब ये मुझे यूज करना है। क्लियर है? तो क्या करूंगा, KSP ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होगा, इसको नेग्लेक्जिबल मान के हटा सकते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा 2SC। क्लियर है? अब क्या करेंगे, S इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, KSP अपॉन क्या हो जाएगा 2C, काम खत्म। क्लियर है? बस आपको क्वेश्चन क्या देगा, इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए KSP इतना है, कॉमन आयन की कंसंट्रेशन इतनी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेरे पास पूछेगा क्या, इलेक्ट्रोलाइट का KSP इतना है, कॉमन आयन की कंसंट्रेशन इतनी है, तो इलेक्ट्रोलाइट की सोल्युबिलिटी कितनी होगी। तो बच्चों देखो ये तो श्योर है, आपको इसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनानी है, लेकिन हर इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्वेशन यही आए, KSP अपॉन 2C जरूरी नहीं है। किसी के लिए KSP अपॉन C आ सकता है, किसी के लिए KSP अपॉन C² आ सकता है, किसी के लिए KSP अपॉन 2C² आ सकता है, किसी के लिए KSP अपॉन 2C आ सकता है। आपको डेरिवेशन इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, कैसे बनाना है कल अपने समझा था, याद है ना बच्चों? क्लियर है? बस फिर लास्ट में क्या करना है, KSP और C की वैल्यू पुट करके आपको सोल्व करना है। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? ठीक है, चलो बेटा, और यहां से मैं क्या देख सकता हूं, ये बताओ, S और C एक दूसरे के इनवर्स है या नहीं है? है बच्चों। इसका मतलब इनवर्स का मतलब क्या, C जितना ज्यादा S उतना ही कम होगा। यस और नो? यस और नो? तो हमने क्या कहा था, कॉमन आयन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट की सोल्युबिलिटी ऑलवेज डिक्रीज होती है बेटा। यहां भी आप देख सकते हो, यहां से भी अपन प्रूव कर सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? एक चीज और ध्यान रखना, मेडिकल लेवल पे तो क्या करता है बेटा, सीधा ऐसी ही कंडीशन दे देता है, क्या, सोल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन CaCl2 सॉल्यूशन, यानी इस सॉल्यूशन के अंदर इसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी। क्लियर? तो बच्चा लैंग्वेज को समझ के ही आइडिया लगा लेता, क्या इसकी सोल्युबिलिटी की बात कर रहा है, यानी ये मेन इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर है? लेकिन जेई लेवल पे अगर अपन बात करें, मैंने क्वेश्चंस करवा रखे बेटा, जिन्होंने ऑफलाइन क्लासेस अटेंड की उनके नोट्स आप देख सकते हो बेटा। कैसे जेई लेवल पे हमें क्या करेगा, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट भी दे सकता है। मैंने क्या कहा, मेडिकल लेवल में भी अच्छा क्वेश्चन बना दे तो कर लेगा। कैसे, नॉर्मली बेटा 2 ही इलेक्ट्रोलाइट देगा, तो बच्चा क्या करता है, एक की सोल्युबिलिटी का आइडिया लगा लेता है, इसकी सोल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है, और ये कॉमन आयन वाला इलेक्ट्रोलाइट है, ये मेन इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर है? तो 2 से तो आइडिया लग जाएगा, लेकिन जेई लेवल पे या नीट लेवल पे अच्छा क्वेश्चन बनाए तो क्या करेगा, 3 या 4 इलेक्ट्रोलाइट दे देगा, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है मेन इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा मेन इलेक्ट्रोलाइट ये है, आप KSP की इक्वेशन किसके लिए लिखोगे। क्लियर है? तो ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन आ जाए क्या, अगर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट हो तो ध्यान रखना मेन इलेक्ट्रोलाइट वो होगा जिसके लिए KSP गिवन हो। मैंने क्या कहा, समझ में आ गया? इन कंडीशन ऑफ मोर देन 2 इलेक्ट्रोलाइट है, सोल्युबिलिटी इज कैलकुलेट फॉर दैट इलेक्ट्रोलाइट फॉर विच KSP इज गिवन। मैंने क्या कहा, 2 से ज्यादा वैद्युत अपघट्यों की स्थिति में उस वैद्युत अपघट्य की विलेयता ज्ञात की जाती है जिसके लिए KSP दिया जाता है। समझ जाना, जिसके लिए KSP देगा वो मेन इलेक्ट्रोलाइट होगा, बाकी सारे क्या होगा, कॉमन आयन वाले इलेक्ट्रोलाइट होंगे, जिससे हमें ओनली कॉमन आयन की कंसंट्रेशन यूज करनी है, C की वैल्यू यूज करनी है। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन।
फटाफट स्क्रीन शॉट लो बेटा, कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट, यस और नो, यस और नो, फटाफट बोलो बेटा। ठीक है, मुझे आने दे बेटा। चलो तो ये ध्यान रखना, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन क्या होता है बच्चों, कैसे होता है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा बच्चों। और आपको कौन सी कंसंट्रेशन यूज करनी है, कौन सी नहीं करनी है, एक एक चीज ध्यान रखनी है आपको। मैंने एग्जांपल लेके भी बताया है क्वेश्चंस में आपको कैसे अप्लाई करना है। क्लियर है? चलो तो ये तो अपनी बात की बेटा इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। जिंदगी में क्या करते हैं बेटा, इफेक्ट ऑफ अनकॉमन आयन, अनकॉमन आयन। क्लियर है बच्चों? देखो इफेक्ट ऑफ अनकॉमन आयन, अनकॉमन आयन की बात करा तो एक बात तो श्योर है, यहाँ पर कॉमन आयन था, यहाँ पर कॉमन आयन नहीं होना चाहिए। तो बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, वहां पर क्या होता है, कॉमन आयन तो क्या करता है, रेट ऑफ आयनाइजेशन यानी अल्फा को डिक्रीज करता है, तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पता है अनकॉमन आयन क्या करता है बच्चों, अल्फा को इंक्रीज करता है, तो सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? अगर अल्फा ही इंक्रीज हो जाता है कॉमन आयन अनकॉमन आयन की वजह से, तो हमें पता है सीधी सी बात है, अल्फा इंक्रीज हो गया, रेट ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, पहले के कंपैरिजन में ज्यादा आयंस में ब्रेक होगा, आयंस में ज्यादा ब्रेक होगा तो सीधी सी बात है डिसॉल्व होने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी, सोल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी बच्चों। क्लियर है? तो क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी बच्चों क्या, या फिर डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी प्रोडक्ट साइड में। कैसे बेटा समझना इस चीज को, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया जैसे AgCN, मैंने AgCN लिया, ये अगर ब्रेक हो तो क्या बनाएगा, ये Ag प्लस और Cn माइनस। क्लियर है? ठीक है बेटा, इसमें मैं क्या मिला रहा हूं, जैसे HCl मिला दिया, HCl मिला दिया तो ये क्या बनाएगा, H प्लस और Cl माइनस। ये बताओ दोनों में कोई आयन कॉमन है क्या, नहीं बेटा, Ag प्लस Cn माइनस H प्लस Cl माइनस, कोई भी आयन कॉमन है क्या, नहीं है। अब हमें पता है बच्चों, देखो अनकॉमन या अपोजिट आयन का मतलब क्या होता है, यानी सेम नहीं होना चाहिए, और अपोजिट भी बोल सकते हैं इसे, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव। क्लियर है? कैसे बच्चों, ये जो पॉजिटिव है बच्चों, ये बताओ इसके नेगेटिव से रिएक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। ये जो पॉजिटिव है ये इसके नेगेटिव से रिएक्शन कर सकता है नहीं कर सकता, कर सकता है बेटा। इसका मतलब क्या होगा, अपोजिट आयन आपस में रिएक्शन करते रहेंगे, रिएक्शन करते जाएंगे, तो ये बताओ आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी नहीं होगी, होगी बच्चों। तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस क्या होगा, डिक्रीज होगी बेटा। आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, इधर कंसंट्रेशन डिक्रीज है, रिएक्शन को उधर ही शिफ्ट कर दो बेटा बैलेंस करने के लिए। ओके, इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है उस साइड कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपस में रिएक्शन करते जाएंगे। जैसे Ag प्लस बना, इस Cl से माइनस से रिएक्शन करता जाएगा, जैसे इस Cn माइनस बना, इस H प्लस से रिएक्शन करता जाएगा, तो फाइनली यहाँ से रिमूव होते जाएंगे। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ आयंस अगर डिक्रीज होती जाएगी तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, जिधर कंसंट्रेशन कम है रिएक्शन को उधर ही शिफ्ट कर दो। इसका मतलब रिएक्शन कैसे होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी बेटा। इसका मतलब रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। रिएक्शन फॉरवर्ड मतलब अगर अभिक्रिया होगी, रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, मतलब इस इलेक्ट्रोलाइट से इन दोनों का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, यस और नो। इसका मतलब AgCN से Ag प्लस Cn माइनस का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब AgCN के आयंस में ब्रेक होने की टेंडेंसी ज्यादा है। इसका मतलब इसके लिए रेट ऑफ आयनाइजेशन यानी अल्फा ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा। अल्फा इंक्रीज होगा तो सोल्युबिलिटी भी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। क्लियर? अब वर्डिंग में क्या बोल सकते हैं बच्चों, समझ जाना इस चीज को। कैसे, इन प्रेजेंस ऑफ अनकॉमन और अपोजिट आयन concentration of ions in product side decreases. Clear? So reaction is shifted in forward direction and rate of ionization and solubility of electrolyte decreases या increases, increases. Clear है बेटा? ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, अनकॉमन यानी क्या बोलेंगे, विषम या विपरीत आयन प्रभाव की वजह से उत्पाद की दिशा में आयनों की सांद्रता कम होती है, जिससे अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित होती है और विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा और विलेयता दोनों बढ़ती हैं। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, इसकी वजह से कैसे इंक्रीज हुआ, कैसे करना है, समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? चलो कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा फटाफट, कोई भी दिक्कत। सर प्लीज आप ही नोट सेंड कर दो, अगर होते तो कर देता बेटा। ठीक है, ठीक है, होते तो कर देता मैं। चलो बेटा, ये तो अपने बात की है
कॉमन और अनकॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होता है। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, ध्यान रखना। सोल्युबिलिटी ऑर्डर पूछा जाता है, नोट लगा के लिखा रहा हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर नॉर्मली बताते नहीं है और बच्चा गलती करके आता है। श्योर ध्यान रखना बच्चों, क्या आपको क्या करेगा, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन देगा सीधा टिक लगाने वाला। क्या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपको दे दिया, आपसे पूछेगा इस इलेक्ट्रोलाइट की सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें होगी। आपको केस अलग अलग कौन से देगा, कॉमन आयन का देगा, अनकॉमन का देगा और वाटर का देगा। ओके, तो ये ध्यान रखना बच्चों। कैसे मैं लिख रहा हूं सोल्युबिलिटी ऑर्डर, क्या लिख रहा हूं, सोल्युबिलिटी ऑर्डर। सोल्युबिलिटी ऑर्डर की बात करें बच्चों, आपको 3 केस देगा। मैंने एक तो क्या लिखा है बेटा, अनकॉमन आयन लिखा है। कौन सा लिखा है, अनकॉमन आयन, अच्छे से समझना, ठीक है। एक मैंने लिखा है वाटर विद, या साथ में विद लगा रहा हूं, ध्यान रखना, विद अनकॉमन आयन या फिर विद वाटर। एक मैं लिख रहा हूं बेटा विद कॉमन आयन, विद कॉमन आयन। तीनों के रेस्पेक्ट में आपसे पूछे कि किसी इलेक्ट्रोलाइट की सोल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो ये ध्यान रखना अच्छे से बच्चों, ध्यान रखना सोल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, अनकॉमन आयन के साथ सबसे ज्यादा होगा, क्लियर है। उससे कम वाटर के साथ होगा, सबसे कम क्या होगा, कॉमन आयन के साथ होगा। पहली बात तो बच्चा कहेगा सर कैसे, तो अच्छे से समझना बच्चों इस चीज को। क्या बच्चा ये चीज तो कर लेता है, क्या अनकॉमन में ज्यादा होगा कॉमन के कंपैरिजन में, लेकिन वाटर में कंफ्यूज हो जाता है। तो इसका रीजन क्या है बेटा, समझना इस चीज को। हमें पता है, देखो वाटर क्या करता है, न इंक्रीज करता है न डिक्रीज करता है, समझना इस चीज को। मैंने क्या कहा, वाटर तो क्या करेगा, किसी इलेक्ट्रोलाइट की सोल्युबिलिटी को न इंक्रीज करेगा न डिक्रीज करेगा, नेचुरली जितनी है उतनी ही रहेगी बेटा, समझ में आया। मान लो वाटर क्या कर रहा है, इस स्टैंडर्ड लेवल पे शो कर रहा है, मान लो न इंक्रीज कर रहा है न डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट की सोल्युबिलिटी नेचुरली जितनी है उतनी ही रहेगी, क्लियर है। अनकॉमन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। अनकॉमन आयन इंक्रीज करता है, कैसे करता है बच्चों, ये हमने समझा है। अनकॉमन इंक्रीज करेगा तो नेचुरली जितनी है उससे ज्यादा होगी, यस और नो। और कॉमन आयन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा तो नेचुरली जितनी है वाटर के साथ उससे कम होगी, यस और नो। इसका मतलब सबसे ज्यादा किसके साथ होगी बच्चों, अनकॉमन आयन के साथ, उससे कम किसमें, वाटर के साथ, और सबसे कम किसमें होगी, कॉमन आयन के साथ। समझ में आ गया, क्लियर है। और कॉमन आयन अगर एक से ज्यादा हो तो क्या होगा, जिसमें कॉमन आयन वाली कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी सोल्युबिलिटी उसके साथ उतनी ही कम होगी बच्चों। क्योंकि मैंने क्या कहा, कॉमन आयन क्या करता है, सोल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है, जिसमें कॉमन आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा उतना ही ज्यादा डिक्रीज करेगा। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं, अनकॉमन आयन के साथ सबसे ज्यादा, उससे कम वाटर के साथ, और सबसे कम है कॉमन आयन के साथ सोल्युबिलिटी ऑर्डर होगा। सीधा टिक लगाने वाला क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना बच्चा इस चीज को। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा, फटाफट बताओ कोई दिक्कत है तो, यस और नो। यस और नो, चलिए क्या। तो बेटा ये अपने चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां तक को डाउट बेटा, सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है बेटा वो अपने डिस्कस किया है। ओके, यहां तक को दिक्कत, यस और नो, अरे को डाउट यहां तक, फटाफट बताओ बेटा, आगे बढ़ते हैं फिर। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो यहां तक कोई डाउट, कोई भी डाउट, चलो अब जो आपको क्वेश्चन बैंक सेंड कर रखा है बच्चों उस पर क्या करना, सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इस कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चंस कर लेना। ओके, सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए मैंने, कैसे करना क्या करना, क्लियर है। चलो चैप्टर का लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं बेटा, इंडिकेटर, इंडिकेटर एंड एसिड बेस टाइट्रेशन, इंडिकेटर एंड एसिड बेस टाइट्रेशन, हिंदी में बोलते हैं बेटा इसे सूचक व अम्ल क्षार अनुमापन, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, सूचक व अम्ल क्षार अनुमापन। ओके, चैप्टर का लास्ट पार्ट है बेटा, कैसे करना है क्या करना, समझना इस चीज को बेटा। पहली बात तो देखो इंडिकेटर, इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, नॉर्मली आपने देखा होगा बेटा, अपन क्या करते हैं, जैसे अपन चाहे स्कूटी हो, बाइक हो या 4 व्हीलर हो, अपन चलाते हैं, व्हीकल चलाते हैं, तो कहने का मतलब क्या होता है, अपन को जब क्या होता है राइट साइड टर्न लेना होता है तो अपन लेफ्ट साइड इंडिकेटर ऑन करते हैं, लेफ्ट साइड टर्न लेना होता है राइट साइड इंडिकेटर ऑन करते हैं। अरे करते नहीं करते, यस और नो, बावड़ो ऐसा कर मत देना वरना ठुक जाओगे। ओके, मेरा कहने का मतलब क्या होता है, अपन एक्चुअल में राइट साइड टर्न लेना हो तो राइट इंडिकेटर ऑन करते हैं, लेफ्ट साइड टर्न लेना हो तो लेफ्ट साइड इंडिकेटर ऑन करते हैं। ओके, क्यों करते हैं, खुद को बताने के लिए मुझे किधर टर्न लेना है, अरे इसलिए तो करते हैं, यस और नो, नो बेटा बावड़े बच्चों, अपन क्यों करते हैं,
अपने आगे पीछे जो चल रहा है, दाएं बाएं लेफ्ट राइट आगे पीछे चल रहा है, उसको ये बताने के लिए कि अब हमें क्या करना है। समझ में आ गया? राइट साइड टर्न लेना आता हो तो राइट इंडिकेटर ऑन करते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड टर्न लेना हो तो लेफ्ट इंडिकेटर ऑन करते हैं। क्लियर? अब कुछ अंधे बच्चों का रिप्लाई क्वेश्चन होगा, सर किधर ही टर्न नहीं लेना हो, सीधा चलना हो तो कौन सा इंडिकेटर ऑन करेंगे? तो कोई सा नहीं करेंगे बेटा, सीधा चलेंगे। समझ में आ गया? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की उस टाइम हमें जरूरत नहीं है। बात समझ में आई क्या? मेरा कहने का मतलब सिंपल सा मीनिंग क्या है बच्चों, अपन को क्या करना है, अगर राइट साइड टर्न लेते तो क्या करते हैं, राइट इंडिकेटर ऑन करते हैं। क्लियर है? लेफ्ट साइड टर्न लेना होता तो लेफ्ट इंडिकेटर ऑन करते हैं, ठीक है। और कुछ कैसे होते, बच्चा कहे सर इंडिकेटर काम नहीं करा तो क्या करेंगे? तो अपने इंडिया में होता है बेटा, याद है ना, क्या करते हैं, ऐसे करते हैं बेटा, हाथ कर देते हैं, रोको रोको रोको, करते नहीं करते। कहने का मतलब क्या है बेटा, सिंपल सी बात है, हम जो इंडिकेटर ऑन करते हैं किस लिए करते हैं? अपने आसपास जो बाकी व्हीकल जो चल रहे हैं उनके ड्राइवर को इन्फॉर्म करने के लिए, मैसेज देने के लिए कि अब मैं इधर जाऊंगा, आराम से चलना, ध्यान रखना। ओके, आसपास वाले जो ड्राइवर होते हैं उनको इन्फॉर्म करने के लिए, मैसेज देने के लिए हम क्या करते हैं, इंडिकेटर का यूज करते हैं। क्लियर है? ये वर्ड भी वहीं से आया है बच्चों, समझ में आ गया? क्लियर है? इसका मतलब क्या समझना इस चीज को। तो बच्चा कहेगा सर हम भी उसी इंडिकेटर का यूज करेंगे क्या? नहीं, एक्चुअल में हम तो क्या करते हैं, सॉल्यूशन में क्या करते हैं, कुछ सबस्टांस का यूज करेंगे जो इंडिकेटर का काम करते हैं। बच्चा कहेगा सर इंडिकेटर का काम कैसे, ये भी लाइट ऑन कर देगा क्या? नहीं बच्चों, लाइट ऑन नहीं करेगा, ये सॉल्यूशन को कलर चेंज कर देगा। ओके, तो समझना इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इंडिकेटर आर द सबस्टांस विच इंडिकेट्स द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन बाय चेंजिंग द कलर ऑफ सॉल्यूशन। मैंने क्या कहा, इंडिकेटर क्या होते हैं, ध्यान रखना, पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा बेटा अच्छे से। स्टार्टिंग का पार्ट थ्योरेटिकल है थोड़ा सा। मैंने क्या कहा, इंडिकेटर आर द सबस्टांस विच इंडिकेट्स द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन बाय चेंजिंग द कलर ऑफ सॉल्यूशन। मैंने क्या कहा, सूचक क्या होते हैं, यानी वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, विलयन के रंग में परिवर्तन करके अनुमापन के अंतिम बिंदु की जानकारी देते हैं। क्लियर? अब बच्चा कहेगा सर टाइट्रेशन क्या है, एसिड बेस टाइट्रेशन, यानी दो अपोजिट नेचर के सॉल्यूशन में रिएक्शन करवाना टाइट्रेशन या अनुमापन बोला जाता है। क्लियर है बेटा? क्या कहा, दो अपोजिट नेचर, यानी एक अम्ल है तो दूसरा क्षार, एक एसिड दूसरा बेस, अपोजिट नेचर के सॉल्यूशन में रिएक्शन करवाना, इसी को बोलते हैं टाइट्रेशन। काम खत्म। तो क्या कहा, नॉर्मली मान लो दो सबस्टांस की अपन रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा, दो सॉल्यूशन की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या होगा, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो रिएक्शन खुद बोल देगी क्या कि मैं कंप्लीट हो गई? नहीं, आपने जैसे लेबोरेटरी में देखा होगा बच्चों कि रिएक्शन कंप्लीट होने के कई सारे इंडिकेशन होते हैं, यानी इंफॉर्मेशन होती है, कुछ आइडिया लग जाता है। कैसे? जैसे मान लो फ्यूम का फॉर्मेशन हो रहा है, बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, स्मेल आ रही है, कलर चेंज हो जाता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये सब रिएक्शन कंप्लीट होने के इंडिकेशन है बेटा। ओके, कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। किसी में कलर चेंज हो जाता है, किसी में बबल्स का फॉर्मेशन होता है, किसी में फ्यूम्स यानी क्या धुआं उठता है बेटा, धुएं का निर्माण होता है, किसी में क्या होता है, यानी अलग अलग प्रॉपर्टी शो होती है। ये सभी क्या रिएक्शन के कंप्लीट होने के इंडिकेशन होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है बेटा। क्लियर? इंडिकेटर भी वही सबस्टांस है जो क्या करते हैं, हमें ये बता देते हैं कि आप जो रिएक्शन करवाना चाहते थे वो रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो मैंने क्या कहा, इंडिकेटर आर द सबस्टांस विच इंडिकेट्स द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन बाय चेंजिंग द कलर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, यानी सूचक वे पदार्थ होते हैं जो क्या करेंगे, विलयन के रंग में परिवर्तन करके अनुमापन के अंतिम बिंदु की जानकारी देते हैं बेटा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलो बच्चों अब आगे बात करते हैं। समझना इस चीज को, एक एक वर्ड में बोल रहा हूँ, लेक्चर जब आपके पास मिल जाए तो आप नोट्स बना सकते हो बेटा, कोई टेंशन नहीं है। एक एक पॉइंट ओके, समझना इस चीज को। लेबोरेटरी में क्या होता है बच्चों, एक्चुअल में कुछ जैसे क्या, कुछ जैसे कंटेनर टाइप के apparatus होते हैं बेटा। समझना एक्चुअल में कैसे होते हैं। एक मान लो कंटेनर ये है, एक मान लो ये है बच्चों। क्लियर है? नॉर्मली क्या होता है बेटा, ये जो होता है नॉर्मली आपने देखा होगा, अरे जब चलो मान लो आप प्राइवेट फील्ड के हो बेटा, आप प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े हो तो वहां आपको प्रैक्टिकल नहीं करवाते होंगे, सीधे नंबर भेजे हैं। क्लियर? और अब की बार तो आपको नंबर भी सीधे ही दे दिए। कहने का मतलब क्या है बच्चों, आपको डायरेक्टली जैसे मान लो प्रैक्टिकल मार्क्स डायरेक्टली जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं करवाते। लेकिन हमारे टाइम होता है, या कई पहले क्या होता था, प्रैक्टिकल करवाते थे, बच्चे को प्रैक्टिकल करके देखना पड़ता था। आपने ऐसे नहीं देखा तो जैसे मूवीज में जरूर देखा होगा बेटा, मूवीज में आपको केमिस्ट्री लैब दिखाई देती है बेटा, उसमें देखा होगा, उसमें जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो कंटेनर होते हैं, apparatus होते हैं बेटा, वो क्या होता है बच्चों, अरे ऐसा होता है कि कोई बाल्टी रखी है, ड्रम रखा है, इससे एक बाल्टी इसमें डाल दी, एक बाल्टी इसमें डाल दी। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होते हैं,
ग्लास के छोटे छोटे कंटेनर होते हैं जिनको पिपेट, ब्यूरेट ये सब नाम दिया जाता है। ओके ठीक है, जैसे मान लो ऐसे पेंसिल टाइप से होता है, पिपेट कहते हैं बेटा इससे। फिर क्या, फ्लास्क भी बोल देते हैं, जो बड़े कंटेनर होते हैं इनको फ्लास्क भी बोल देते हैं बेटा, ठीक है। तो इनको पिपेट, ब्यूरेट ये सब अलग अलग नाम दिया जाता है, फ्लास्क बोला जाता है। ओके ये ध्यान रखना, इसमें जो सॉल्यूशन होता है इसको बोला जाता है बेटा नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। और एक इसे नाम दिया जाता है बेटा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई क्या? और ये जो दूसरा जो नीचे वाले कंटेनर में जो सॉल्यूशन है इसको बोला जाता है बेटा क्या? अननोन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है बच्चों? अननोन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन प्लस इंडिकेटर, प्लस इंडिकेटर। ओके पहली बात तो इंडिकेटर के लिए मैंने क्या कहा? इंडिकेटर आर द सबस्टेंस विच इंडिकेट्स द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन बाय चेंजिंग द कलर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? कैसे होता है समझना बच्चों। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, देखो ये जैसे ग्लास कंटेनर होते हैं, ऊपर वाले सॉल्यूशन का मैंने नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्यों बोला है? क्योंकि बेटा इस पे पैरामीटर लिखे होते हैं, जैसे मान लो 10 ml, 20 ml, 40 ml, 50 ml, 60 ml। तो स्टार्टिंग में इतना ml था, फिर क्या अपन क्या करते हैं एक्चुअल में, जैसे मान लो नीचे एक कंटेनर होता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाला कंटेनर है, इसमें कोई सॉल्यूशन लिया है। क्लियर है? इसको क्या कहते हैं? अननोन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। इसको अपन कितना भी ले सकते हैं, इसका कोई पैरामीटर फिक्स नहीं होता। क्लियर है बेटा? फिर अपन क्या करते हैं, इसमें इंडिकेटर मिला देते हैं। बच्चा कहेगा सर क्यों मिला रहे हैं? बिल्कुल बेटा बात करेंगे, समझना इस चीज को। फिर क्या करते हैं, ऊपर वाली जो ट्यूब होती है बेटा उसको क्या करते हैं, इसमें सॉल्यूशन फिल करके क्या करते हैं बेटा, ऐसे थंब से क्लोज कर लेते हैं। बच्चा कहेगा सर इसमें सॉल्यूशन कैसे फिल करेंगे? ऐसे सक करके बेटा। कैसे? जैसे मान लो इसमें ट्यूब डाल के अपन क्या करें, सांस के साथ सक करते हैं और कंट्रोल करके, ऐसा नहीं पूरी पूरी बोतल ले जाओ बेटा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जितना सॉल्यूशन अपन को चाहिए उतना बेटा क्या करते हैं, सांस के साथ इसे सक करके क्या करते हैं, हम लगा लेते हैं। क्यों? नीचे पोर होता है ऊपर वाले कंटेनर में, ट्यूब में बेटा। क्या? जैसे पेंसिल में अपन पेन वगैरह में देखते हैं नीचे पोर होता है, जैसे अपन थंब लगा लेते हैं एयर पास बंद हो जाता है, तो क्या होता है, लिक्विड पास नहीं होगा यहाँ से। जैसे थोड़ा सा अपन को लिक्विड अगर मान लो इसमें ऐड करना होता है तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा थंब को साइड करके क्या करते हैं, 2-4 ड्रॉप ऐड कर देते हैं। ओके तो देखो अपन एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं बेटा, मैंने क्या कहा, जैसे अपन जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लेबोरेटरी में तो क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं क्या, 1 लीटर मग भर के इसमें डाल दिया, 2 लीटर मग भर के इसमें डाल दिया, बाल्टी पूरी खाली कर दी। नो बेटा, अपन स्मॉल अमाउंट में स्टडी करते हैं ताकि रिजल्ट जल्दी आ सके। ओके तो अपन क्या कहते हैं, ये जो नीचे वाला कंटेनर है ऊपर वाले ट्यूब से क्या करते हैं, 2-4 ड्रॉप ऐसे इसमें ऐड कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा कलर चेंज नहीं हुआ, फिर 2-4 ड्रॉप और गिरते हैं, देखा कलर चेंज हुआ नहीं हुआ, फिर देखे 2-4 ड्रॉप और मिला दी। अब अगर कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया यानी हमने आइडिया लगा लिया क्या, स्टार्टिंग में अगर हमने 100 ml लिया था, अब ये 50 ml बचा है, इसका मतलब कितना यूज हो गया, 50 ml यूज हो गया है। समझ में आ गया? इसका मतलब इसकी अमाउंट हमें पता होती है तो इसको बोला जाता है नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसको स्टैंडर्ड क्यों बोलते हैं, ऊपर से ये थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते हैं, इसकी वजह से कलर चेंज आता है। ठीक है बेटा, यानी ये जैसे से ऐड करते जाएंगे एक पॉइंट पर जाकर कलर चेंज हो जाएगा। क्लियर है? चलो बेटा, फिर मैंने क्या कहा, अननोन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन और इंडिकेटर। ओके इसमें क्या होता है, अननोन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन दूसरा सॉल्यूशन होता है जिसके रेस्पेक्ट में हमें रिएक्शन करवानी है और उसके साथ इंडिकेटर मिला देते हैं। बच्चा कहेगा सर इंडिकेटर का काम क्या है, तो जब सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को मैंने ए बोला है, इसको मैंने बी बोला है, जब ए और बी के बीच में रिएक्शन हो जाएगी तो इंडिकेटर क्या करेगा, रिएक्शन कंप्लीट होने पर क्या करेगा, सॉल्यूशन के कलर को चेंज कर देगा और क्या करेगा, रिएक्शन कंप्लीट होने की इंफॉर्मेशन हमें देगा। बच्चों समझ में आ गया? क्लियर है? और जब एंड पॉइंट होगा यानी जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो रिएक्शंस का रूल क्या होता है, ए के इक्विवेलेंट इक्वल टू बी के इक्विवेलेंट, यानी पहला और दूसरा सॉल्यूशन यानी ए और बी है दोनों के इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि रिएक्शन हमेशा अपोजिट नेचर वाले सॉल्यूशन की करवानी है तो हमें पता रिएक्शन में दोनों के इक्विवेलेंट बराबर पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, क्या जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है वो जनरली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों। ठीक है, और जो इंडिकेटर होता है वो क्या होता है, या तो वीक एसिड होता है या वीक बेस होता है। बच्चों खास कर ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, स्टेटमेंट मेरा क्या है, इंडिकेटर आर जनरली वीक एसिड और वीक बेस while standard solution is generally taken strong। मैंने क्या कहा, इंडिकेटर को जनरली क्या करते हैं, या तो वीक एसिड यूज करते हैं या वीक बेस यूज करते हैं, जबकि अपन क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में लेते हैं। बच्चा कहेगा सर ऐसा क्यों, अरे कौन को रीजन तो होना चाहिए ना। बिल्कुल बेटा रीजन है, पहली बात तो समझना इस चीज को कि जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया है कंटेनर, जैसे मान लो सॉल्यूशन ए की फॉर्म में, स्टैंडर्ड अपन को स्ट्रॉन्ग क्यों लेते हैं,
अगर ये वीक ले लेता बेटा तो देखो क्या होता समझना। जैसे मान लो नीचे वाला कंटेनर है, अगर वीक लिया आपने कंटेनर ट्यूब ए के अंदर, तो क्या होगा, वीक वाला लिया तो आपने 2-4 ड्रॉप गिराई है। वीक का तो हमें पता कैरेक्टर क्या होता है, रो रो के ब्रेक होना, यस और नो। इसका मतलब एक तो आपने क्या हुआ 2-4 ड्रॉप गिराई है बच्चों, और फिर ये रो रो के ब्रेक होगा, यानी बहुत स्लोली आयनाइज होगा। आज सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही बैठे हो, 2-4 ड्रॉप गिरा के रिजल्ट आ ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। शाम को 2-4 ड्रॉप और गिरा दी, फिर देखा कल मॉर्निंग तक ऐसे ऐसे बैठे हो, मैं तो रिजल्ट देख के रहूंगा, कलर चेंज हुआ नहीं हुआ, फिर से रिजल्ट नहीं आया। दूसरे दिन शाम तक क्या करोगे, फिर 2-4 ड्रॉप गिरा दी कि ऐसा कैसा क्या होगा, कलर चेंज होगा तो ही मैं सोऊंगा, नहीं सोऊंगा। कहने के मतलब 2-3 दिन से ऐसे ही बैठे हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? नो बेटा। ओके ठीक है, क्यों? एक तो बच्चों आप क्या कर रहे हो, वीक आपने लिया है, वो भी 2-4 ड्रॉप गिरा रहे हो, तो क्या मजाक है, बहुत स्लोली रिएक्शन करेगा, रिजल्ट लेट आएगा। क्लियर है? ऊपर वाले को पता था कि ऐसी जनरेशन आएगी जिसमें इतना पेशेंस नहीं होगा कि वो 2 दिन तक बैठ सके। ओके, फिर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या, ऊपर वाले ने कहा बेटा टेंशन मत ले, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ले लेना। ओके, बच्चा कहेगा सर स्ट्रॉन्ग फॉर्म में इसका क्या फायदा होगा, तो समझना अगर हमने स्टैंडर्ड वाला स्ट्रॉन्ग लिया तो इससे क्या होगा बच्चों, समझना हमने क्या किया, 2-4 ड्रॉप ऐड कर दी। स्ट्रॉन्ग का जो कैरेक्टर क्या होता है, हाथों हाथ ब्रेक हो जाना, यस और नो। जैसे आपने 2-4 ड्रॉप इसमें ऐड की बेटा, देखा कलर चेंज हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ, 5-10 सेकंड वेट किया, 2-4 ड्रॉप और टिका दी, फिर से देखा कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ, 2-4 ड्रॉप और टिका दी, फिर से देखा कलर चेंज हुआ नहीं हुआ, 2-4 ड्रॉप और गिरा दी। क्लियर है? स्मॉल अमाउंट में स्टडी करेंगे और ऐसे लगेगा 4-5 बार अगर करके मान लो कलर चेंज हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, अपनी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो कहने का मतलब है मैक्सिमम 2-5 मिनट में हमारा रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, इतना तो सब्र कर सकते हो ना, यस और नो। क्लियर है? तो ध्यान रखना, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को स्ट्रॉन्ग फॉर्म में लेने का रीजन है क्या है, एम्स में और जेई में अगर पूछे, वो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं कैसे तुम्हें ध्यान रखना। मेडिकल लेवल पे तो फिर भी इतना नहीं पूछता, कॉन्सेप्चुअली सीधा टिक लगाने वाला पूछेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन बन जाए तो कैसे करना है। क्लियर है बेटा? तो मैंने क्या कहा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में लेगा। क्लियर है? अब बच्चा कहेगा सर ये वाला वीक क्यों लिया, ओके ये वाला वीक क्यों लिया, तो समझना बेटा इस बात को, अगर इंडिकेटर को आपने स्ट्रॉन्ग ले लिया, इंडिकेटर, बच्चा कहेगा सर एसिड बेस कैसे होगा, तो आगे हम इंडिकेटर के टाइप पढ़ेंगे बेटा, एसिडिक बेसिक कई सारे इंडिकेटर हम पढ़ेंगे। ओके, बच्चा कहेगा सर ये स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं ले सकते, तो बेटा देखो ये अगर स्ट्रॉन्ग ले लेंगे तो इसका रीजन क्या, इससे क्या होगा, समझना इस चीज को। अगर इंडिकेटर को आपने स्ट्रॉन्ग ले लिया तो हमें पता है सॉल्यूशन बी के अंदर जल्दी से आयन है जो कि खुद रिएक्शन कर जाएगा, नहीं कर जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो काम ही क्या है, 100% आयनाइज होना और फास्टली आयनाइज होना। अगर इंडिकेटर को आपने स्ट्रॉन्ग फॉर्म में यूज कर लिया तो क्या होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर फास्टली आयनाइज होगा, नहीं होगा, फास्टली आयनाइज होकर खुद रिएक्शन कर जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन ए के रिएक्शन करने से पहले इंडिकेटर खुद सॉल्यूशन बी के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो हम जो रिजल्ट चाहते हैं वो ऐसा आएगा क्या, नो बच्चों, हमें रिजल्ट किसका चाहिए, ए और बी के बीच में रिएक्शन का। समझ में आ गया? अगर हमें रिजल्ट ए और बी के बीच में रिएक्शन का चाहिए तो क्या होगा, इंडिकेटर के इस सॉल्यूशन बी के साथ रिएक्शन को रोकना पड़ेगा, यस और नो। और इन दोनों की रिएक्शन रोकने का बेटा सबसे बेस्ट मेथड क्या है बच्चों, प्रोसेस क्या है, इसको वीक फॉर्म में लेना। क्यों? अगर इसको वीक फॉर्म में लेंगे तो हमें पता है बहुत स्लोली आयनाइज होगा, नेग्लिजिबल आयनाइज होगा, और अगर स्लोली आयनाइज होगा तो इसके साथ रिएक्शन के चांसेस भी क्या होंगे, बहुत कम होंगे, नेग्लिजिबल होंगे बेटा, स्लोली होगा, यस और नो। तो इंडिकेटर क्या होगा, इंडिकेटर की बजाय सॉल्यूशन ए और बी आपस में रिएक्शन करके क्या कर सकते हैं, इजीली रिजल्ट दे सकते हैं, और इन्हीं की तो हमें रिएक्शन है करवानी थी। क्लियर है? तो क्या कहेंगे, यानी ए और बी के बीच में रिएक्शन से सही रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए इंडिकेटर को वीक फॉर्म में यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में इसलिए नहीं करते, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में यूज ताकि इंडिकेटर सॉल्यूशन बी के साथ रिएक्शन ना कर सके। बेटा समझ में आ गया, यस और नो? क्लियर है बेटा? ओके, चलो बेटा ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आगे अपन बात करेंगे तो बच्चे के दिमाग में, जैसे मान लो मैं टारगेट के बच्चों से भी पूछता हूं बेटा, इंडिकेटर की जो रिएक्टिविटी है, मैकेनिज्म है, वो किस पे डिपेंड करेगी। मैंने क्या कहा, इंडिकेटर की जो मैकेनिज्म है किस पे डिपेंड करेगी। अगर मैं ऑप्शन दूं सॉल्यूशन ए, बी या बोथ, तो मैक्सिमम बच्चे गलती करेंगे। मैंने क्या कहा, मैंने बोला है, चलो मैं बोल ही देता हूं, ये बताओ इंडिकेटर है, इंडिकेटर की जो रिएक्टिविटी है, मैकेनिज्म है, किस पे डिपेंड करेगी। ऑप्शन दे रहा हूं, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, थर्ड ऑप्शन है बेटा बोथ, और फोर्थ ऑप्शन है नन। फटाफट बोलो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा आंसर होगा। मेरा क्वेश्चन ये है, इंडिकेटर की रिएक्टिविटी या मैकेनिज्म किस पे डिपेंड करेगी, ए पर, बी पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कोई बात नहीं, जैसा भी बेटा आंसर दे सकते हो। इंडिकेटर की रिएक्टिविटी या मैकेनिज्म किस पे डिपेंड करेगी,
प्रेम, बी कुमकुम, बी करीना, विनय, दूरदृष्टि, फटाफट फटाफट, प्रेम बी पर, करीना दूरदृष्टि, फटाफट बोलो बेटा, दूरदृष्टि ए पर, कुमकुम 2, प्रेम बी, करीना तुम्हारा रिप्लाई नहीं है बेटा, फटाफट फटाफट, विनय तुम्हारा रिप्लाई भी नहीं आया। चलो बेटा ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था, गलत करोगे और गलत करोगे, ध्यान रखना बेटा, क्या नॉने नन पर ध्यान रखना, किसी पर डिपेंड नहीं करेगी। मैंने क्या कहा, इंडिकेटर की रिएक्टिविटी किसी पर भी डिपेंड नहीं करेगी, न सॉल्यूशन ए पर करेगी न सॉल्यूशन बी पर करेगी बेटा, किस पर, ध्यान रखना, दोनों की रिएक्शन से क्या होगा बेटा, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उस पर डिपेंड करेगी। मैंने क्या कहा, दोनों की रिएक्शन से क्या होता है, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उस पर डिपेंड करेगी। ये स्टेटमेंट आपको किसी भी टीचर की कॉपी से नहीं मिलेगा बेटा, ध्यान रखना, लेकिन फिर भी सुनना, अच्छे समझना। पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना, इंडिकेटर का क्या होता है, अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड फॉर्म में क्या होता है, डिफरेंट कलर होता है। मैंने क्या कहा, इंडिकेटर के अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड फॉर्म में क्या होता है, डिफरेंट कलर होता है। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, एक्चुअल में देखो ये सॉल्यूशन का कलर चेंज कैसे करता है बेटा, अगर मान लो स्टार्टिंग में ये आयंस में ब्रेक नहीं हुआ है, जैसे आपने ऐड किया वैसा का वैसा है, क्लियर है, अगर ऐड करते ही कलर चेंज कर देता तो रिएक्शन कंप्लीट होने का पता ही कैसे चलता, क्लियर है, तो कुछ टाइम तक तो क्या होगा, ये ऐसा का ऐसा रहेगा। ओके, मैंने क्या जैसे आपने डाला था ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये आयंस में ब्रेक होना स्टार्ट कर देगा इंडिकेटर। मैंने क्या कहा, कुछ टाइम बाद क्या होगा, आयंस में ब्रेक होना स्टार्ट कर देगा, और जब ये आयंस में ब्रेक होना स्टार्ट कर देगा तो सॉल्यूशन का कलर चेंज करना स्टार्ट कर देगा। क्यों, इंडिकेटर की अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड फॉर्म में क्या होता है, डिफरेंट कलर होता है बेटा। बात समझ में आई, मैंने क्या बोला है, इंडिकेटर के अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड फॉर्म दोनों में कलर क्या होता है, डिफरेंट कलर होता है बच्चों। ओके, अभी तो ये बात ध्यान रखना, बच्चा कहेगा सर कौन कौन सा कलर होता है, तो अलग अलग इंडिकेटर के टाइप पढ़ा के बेटा सबका स्पेसिफिक कलर मैं बताऊंगा। ओके, मैंने क्या कहा, अभी ये ध्यान रखना, इंडिकेटर जब अनआयनाइज्ड फॉर्म में होगा, अनआयनाइज्ड मतलब कैसे, जब स्टार्टिंग में आपने ऐड किया है तब कुछ डिफरेंट कलर होगा, और कुछ टाइम बाद ये क्या करता है, आयंस में ब्रेक हो जाता है। ओके, आयंस में ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होकर क्या करेगा, सॉल्यूशन के कलर को चेंज कर देगा। क्यों, क्योंकि आयंस में ब्रेक होने के बाद क्या होता है, यानी आयनाइज्ड फॉर्म में इसका कलर डिफरेंट होता है। क्लियर है, तो मेरा क्वेश्चन क्या था, इंडिकेटर की रिएक्टिविटी मैकेनिज्म किस पे डिपेंड करेगी, सॉल्यूशन ए पर, बी पर, नन। ध्यान रखना बेटा, एक बात तो अभी मैंने स्टेटमेंट बोला है, इंडिकेटर की अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड फॉर्म में डिफरेंट कलर होगा, ये ध्यान रखना। ओके, अगला स्टेटमेंट सुनो बेटा, जितने स्टार मार्क लगा उसको लगा लेना इस स्टेटमेंट पर, किसी भी टीचर की कॉपी में नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, गलती करवाएगा। क्या, इंडिकेटर आर आयनाइज्ड, अच्छे सुनना, इंडिकेटर आर आयनाइज्ड एंड चेंज द कलर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन ऑप्टिमम पीएच इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन बिटवीन बोथ सॉल्यूशंस। ठीक है, हिंदी में बोल रहा हूं बेटा, मैंने क्या कहा, इंडिकेटर सूचक तभी आयनित होते हैं और विलयन का रंग परिवर्तन करते हैं जब दोनों विलयनों के मध्य अभिक्रिया से क्या, एक अनुकूलतम पीएच प्राप्त होती है। समझ में आ गया, यस और नो। मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, इंडिकेटर की जो मैकेनिज्म होगी, कलर चेंज करने की प्रॉपर्टी होगी, न तो ए पर डिपेंड करेगी न बी पर डिपेंड करेगी, इन दोनों की रिएक्शन से क्या होगा, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा, अरे सीधी सी बात है, अगर एसिड है तो इसकी पीएच कुछ भी हो सकती है बेटा, 2-3 हो सकती है। दूसरा सॉल्यूशन अगर बेसिक आपने लिया है, क्योंकि हमें पता है टाइट्रेशन में करते ही क्या है, अलग अलग नेचर का सॉल्यूशन लेते हैं। मान लो ए आपने एसिड लिया है, बी वाला बेस की फॉर्म में लिया है, इसकी पीएच मान लो 2 है, इसकी पीएच 10 है, तो ये बताओ दोनों की जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा दोनों की रिएक्शन से, उसकी पीएच 2 और 10 से डिफरेंट होगी या नहीं होगी, होगी बेटा। सपोज करो उसकी पीएच 6 है, समझने के लिए मैंने क्या बोला है, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है बेटा उसकी पीएच क्या मान रहा हूं मैं, 6 मान रहा हूं, समझना बच्चों। अब सपोज करो, पहली बात तो अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए अलग अलग टाइप के इंडिकेटर यूज करते हैं बच्चों। मैंने क्या कहा, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, अलग अलग इंडिकेटर यूज करते हैं। ओके, कौन से इंडिकेटर यूज करते हैं, यानी ये तो कंफर्म है, अगर सॉल्यूशन ऐसा है जिसकी पीएच 2 है और मान लो 10 है, तो प्रैक्टिकली मैथमेटिकल सोल्व करके देख सकते हैं अपन, रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसकी पीएच क्या होगी, 6 होगी। क्लियर है, ये तो अपने कैलकुलेशन करके देख लिया। अब हम ऐसा इंडिकेटर यूज करेंगे जो 6 के आसपास कलर चेंज शो कर सकता है। मैंने क्या कहा,
वो इंडिकेटर इसमें यूज करेंगे। हर कोई इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते, ध्यान रखना, स्पेसिफिक इंडिकेटर होता है अलग अलग सॉल्यूशन के लिए। क्या करेंगे, अगर इन दोनों की रिएक्शन से रिजल्टेंट सॉल्यूशन की पीएच अगर 6 आती है तो अपन वही इंडिकेटर यूज करेंगे जो इस पीएच के ऊपर आयनाइज हो सकता है और कलर चेंज कर सकता है। समझ में आ गया बच्चों। सपोज करो कोई इंडिकेटर आपने लिया है बेटा x, एक इंडिकेटर है y, क्लियर। इंडिकेटर x की ऑप्टिमम पीएच मान लो 5 से 6 है और ये है 7 से 9। मैंने क्या कहा, दो अलग अलग इंडिकेटर है। ऑप्टिमम पीएच का मतलब क्या है, इंडिकेटर x तो कब आयनाइज होगा 5 से 7 के बीच में, और इंडिकेटर y कब आयनाइज होगा 7 से 9 के बीच में। तो अगर इन दोनों सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन से मान लो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसकी पीएच 6 आ रही है, तो इस कंडीशन में आप कौन सा इंडिकेटर यूज कर सकते हो, x वाला। क्यों, क्योंकि इसकी ऑप्टिमम पीएच क्या है 5 से 7 के बीच में है। इसका मतलब इसके बीच में कोई वैल्यू आती है उस कंडीशन पर क्या हो सकता है, ये आयनाइज होकर क्या करेगा, आयनाइज हो जाएगा, और आयनाइज हो जाएगा तो सॉल्यूशन का कलर चेंज तो कर ही देगा बेटा। समझ में आया मैंने क्या बोला है, यस और नो। तो मेरा स्टेटमेंट क्या है बेटा, द रिएक्टिविटी और मैकेनिज्म ऑफ इंडिकेटर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इंडिकेटर रिजल्टेंट सॉल्यूशन के नेचर पे डिपेंड करेगा, न ए पर डिपेंड करेगा न बी पर डिपेंड करेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इंडिकेटर आर आयनाइज्ड एंड चेंज द कलर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन ऑप्टिमम पीएच इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन बिटवीन बोथ सॉल्यूशंस। क्लियर है बेटा, यानी सूचक तभी आयनित होते हैं और विलयन के रंग में परिवर्तन करते हैं जब दोनों विलयनों के मध्य अभिक्रिया से एक परिणामी विलयन प्राप्त होता है। बच्चों समझ में आ गया, क्लियर है। तो मैंने क्या कहा, इंडिकेटर की जो रिएक्टिविटी है वो ना ए पर डिपेंड करेगी ना बी पर डिपेंड करेगी। ध्यान रखना, अगर आपको ऑप्शन ये देता रिजल्टेंट सॉल्यूशन, मैंने क्या बोला है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन परिणामी विलयन, तो ये आंसर जाता, ये नहीं दे रखा तो नन। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है बेटा। क्यों, इसकी पीएच मान लो 2 थी, इसकी मैंने कहा जैसे 10 थी, दोनों की रिएक्शन से रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा, उसकी पीएच अगर 6 है और ये इंडिकेटर के लिए ऑप्टिमम पीएच है यानी अनुकूलतम पीएच है, इस पर ये आयनित हो सकता है, आयनाइज हो सकता है, तो क्या करेगा, आयनाइज हो जाएगा और सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा क्या, रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। समझ में आ गया। तो मैंने जो दो स्टेटमेंट बोले हैं, क्या, इंडिकेटर आर आयनाइज्ड एंड चेंज द कलर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन ऑप्टिमम पीएच इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन बिटवीन बोथ सॉल्यूशन। सूचक तभी आयनित होते हैं जब क्या, दोनों विलयनों की मध्य अभिक्रिया से क्या होता है, परिणामी विलयन के क्या, परिणामी विलयन की अनुकूलतम पीएच प्राप्त होती है और तभी रंग परिवर्तन प्रदर्शित करता है। एक क्या बोल रहा हूं, मैकेनिज्म ऑफ इंडिकेटर इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन रिएक्शन बिटवीन बोथ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, यानी सूचक की क्रियाविधि दोनों विलयनों के मध्य अभिक्रिया से बने परिणामी विलयन की प्रकृति पर निर्भर करती है। परिणामी विलयन कैसा बन रहा है, उसकी पीएच कितनी है, क्लियर है। अगर उसकी पीएच इंडिकेटर की जो ऑप्टिमम पीएच होती है उस रेंज में आ रही है तो वो आयनाइज हो जाएगा, कलर चेंज कर देगा। समझ में आ गया, यस और नो। ये जो मैंने दो स्टेटमेंट बोले बेटा, समझ में आए यहां तक, यस और नो। ये मैंने दो स्टेटमेंट बोले बेटा, किसी के डाउट, यस और नो, फटाफट ध्यान रखना बेटा, फटाफट बोलो यस और नो, फटाफट आगे बढ़े फिर, यस और नो। प्रेम, करीना, विनय, कुमकुम, दूरदृष्टि, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो खास कर ध्यान रखना बच्चों, ओके। अब कुछ सबस्टांस होते हैं बेटा, जैसे मैं लिखूं, जैसे एक तो अपन लिखते हैं बेटा KMnO4, ठीक है, या फिर अपन लिखते हैं बेटा K2Cr2O7, या फिर K3FeCN6। ये सब क्या करते हैं, इंडिकेटर की फॉर्म में यूज होते हैं बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, आपसे बोले कौन सा सबस्टांस इंडिकेटर की फॉर्म में यूज हो सकता है, तो कई रिएक्शंस में बार बार इनका यूज करते हैं कैटलिस्ट की फॉर्म में बेटा, देखा होगा। इसका यूज ही क्या है, ये इंडिकेटर की फॉर्म में बिहेव करते हैं, रिएक्शन कंप्लीट होने की इंफॉर्मेशन देते हैं बच्चों। आ गया समझ में, क्लियर है बेटा। चलो, और एक चीज और ध्यान रखना, ये तो इंडिकेटर क्या होता है, कैसे होता है, एक एक चीज मैंने बताई है, क्लियर है। अब बात करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। तो मैंने क्या कहा, द रिएक्शन बिटवीन टू अपोजिट नेचर सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज एसिड बेस टाइट्रेशन या टाइट्रेशन, क्लियर है। दो विपरीत प्रकृति के विलयनों के मध्य अभिक्रिया क्या कहलाती है, टाइट्रेशन यानी अनुमापन कहलाती है, क्लियर है। एक चीज और ध्यान रखना, टाइट्रेशन इज पॉसिबल ऑलवेज बिटवीन टू अपोजिट नेचर सॉल्यूशन, क्लियर है। अनुमापन सदैव तो विपरीत प्रकृति के विलयनों के मध्य संभव होता है। क्यों, टाइट्रेशन का मतलब क्या है, दो अपोजिट नेचर के बीच में सॉल्यूशन अगर रिएक्शन होती है, सीधी सी बात है, जो रिएक्शन आप करवा रहे हो उसका रिजल्ट क्या है, ओके, यानी क्या चेंज आया है। अगर दो अपोजिट नेचर के सॉल्यूशन है तो ही उनमें रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी मतलब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा मतलब आप कुछ रिजल्ट बता सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, क्लियर है। सेम नेचर के सॉल्यूशन में तो सीधी सी बात है, रिएक्शन ही नहीं करेंगे तो कोई चेंज आएगा क्या,
नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, तो फायदा क्या बच्चों? आ गया समझ में? तो टाइट्रेशन का मतलब ही क्या होता है? अपोजिट नेचर के सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन करवाना। क्लियर है? और टाइट्रेशन के एंड पॉइंट की पीएच क्या होगी? डिपेंड करेगा दोनों सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन से जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनता है उसकी नेचर पे डिपेंड करती है। जैसे अपने कहा था पहले की पीएच 2 है, दूसरे की 10 है। रिजल्टेंट सॉल्यूशन की पीएच किस पे डिपेंड करेगी? दोनों के बीच में रिएक्शन से। हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, याद है ना? अलग अलग कंडीशन हम यूज करते हैं बच्चों। तो क्या होगा? दोनों की रिएक्शन से जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन कैसे बन रहा है, अगर एसिडिक नेचर है तो उसकी पीएच 7 से कम, बेसिक होगा तो 7 से ज्यादा, अगर न्यूट्रल होगा तो पीएच 7 हो जाएगी। यानी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की पीएच किस पे डिपेंड करेगी? दोनों सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन से जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनता है उसकी नेचर पे डिपेंड करेगी बेटा। समझ में आ गया? यस और नो? तो ये मैंने बोला है बेटा इंडिकेटर और एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट। यहां तक कोई दिक्कत? यस और नो? यहां तक कोई दिक्कत बेटा? अरे बुझान दे क्या? ठीक है बेटा, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो, तो ये तो अपने बात की बच्चों एसिड बेस के बारे में, टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन और इंडिकेटर क्या होता है, कैसे होता है। क्लियर है? चलो बच्चों, अब बात करते हैं इंडिकेटर के टाइप के बारे में। इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं बेटा। ओके, चलो तो क्या कहेंगे? टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स यानी इंडिकेटर के टाइप कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं बेटा। ओके, चलो सबसे पहला तो देखते हैं बच्चों एसिडिक इंडिकेटर। इंडिकेटर अपन क्या करेंगे? नॉर्मली दो टाइप के पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे एसिडिक इंडिकेटर, एक पढ़ेंगे बेटा बेसिक इंडिकेटर। ओके, बच्चा कहेगा सर इसका मतलब क्या होता है, कैसे होता है? समझना, इंडिकेटर कैसा है? एसिडिक है, तो ध्यान रखना बच्चों इसका मतलब खुद की नेचर कैसी होगी? एसिडिक नेचर होगी। लेकिन इसलिए बताओ ये जो कलर चेंज शो करेंगे कौन सी मीडियम में? बेसिक मीडियम में करेंगे। मैंने क्या कहा? खुद की नेचर कैसी होगी? एसिडिक होगी बच्चों। एसिडिक इंडिकेटर क्यों बोलते हैं? यानी ये एसिडिक मीडियम, इनकी नेचर एसिडिक होती है, नेचर एसिडिक होती है, लेकिन ये कलर चेंज किस में शो करेंगे? बेसिक मीडियम में करेंगे। बच्चा कहेगा सर कैसे? तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस बात को प्रूव करेंगे कि ये बेसिक मीडियम में कलर चेंज कैसे करते हैं। समझ में आ गया? अभी इतना ध्यान रखना बेटा, नेचर कैसी होती है? खुद की नेचर कैसे होगी? एसिडिक नेचर होगी बेटा। नेचर कैसी होगी? एसिडिक नेचर। एंड कलर चेंज की अगर अपन बात करें तो क्या करेंगे? यानी जो कलर चेंज करते हैं, ये प्रॉपर्टी शो करती है, ये कौन से में? ये बेसिक मीडियम में करेंगे बेटा। समझ में आ गया? मैंने क्या कहा कल वाले लेक्चर में? इसमें इस बात को प्रूफ करेंगे कि ये कैसे करते हैं, यानी बेसिक मीडियम में कलर चेंज कैसे करेंगे। क्लियर है? एक चीज और ध्यान रखना, अगर ये एसिडिक है तो ये बताओ खुद की पीएच लेस देन 7 होगी या नहीं होगी? बिल्कुल बेटा होगी, क्योंकि एसिडिक नेचर का मतलब है क्या है? इनकी खुद की पीएच 7 से कम होती है। बच्चा कहेगा सर एग्जैक्ट कितनी होती है? तो एसिडिक में कई सारे इंडिकेटर पढ़ेंगे, कौन सा इंडिकेटर आपने लिया है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग पीएच आएगी, वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है? लेकिन अपन ने क्या कहा बेटा, वर्किंग पीएच की मैं बात करूं तो वर्किंग पीएच होती है इनकी ग्रेटर देन 7। बच्चा कहेगा सर कैसे? वर्किंग पीएच का मतलब ही क्या है? जिस मीडियम में ये कलर चेंज शो करते हैं, यानी काम कर रहे हैं, चेंज शो कर रहे हैं, वो होता है वर्किंग। इसका मतलब है वर्किंग, काम करना, रिजल्ट शो करना। ओके, हमें पता है ये कलर चेंज कौन सी मीडियम में? बेसिक मीडियम में करते हैं। मीडियम बेसिक है, इसका मतलब ये पीएच ग्रेटर देन 7। बेसिक का मतलब क्या? 7 से ज्यादा। पीएच 7 होने पर क्या होगा? कलर चेंज करेंगे, वो होता है इनकी वर्किंग पीएच। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? एक ध्यान रखना इनके एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो एक तो क्या करेंगे? फिनोफ्थलीन। एक एग्जाम्पल तो इसका कौन सा होता है बच्चों? फिनोफ्थलीन। ओके, फिनोफ्थलीन, इसका सिंबल होता है बेटा HPH। ठीक है, इसका सिंबल होता है HPH। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान रखना। HPH, PH फॉर फिनोफ्थलीन, इसके नाम से। इसकी स्ट्रक्चर में फिनोल स्ट्रक्चर होती है बच्चों, वो अपन डिस्कस करेंगे आगे। स्ट्रक्चर में PH इसकी फिनोल स्ट्रक्चर होती है, तो वहां से ना इसे नाम दिया गया फिनोफ्थलीन। ओके, फिनोफ्थलीन है ये बच्चों। ये देखो PH इसकी स्ट्रक्चर से फिनोल से आया है। एसिडिक है तो हाइड्रोजन किसका इंडिकेशन है बेटा? एसिडिक नेचर का। क्लियर है? एक पढ़ेंगे अपन फिनोल रेड, यानी फिनोफ्थलीन एंड फिनोल रेड, ये इसके दो एग्जांपल बच्चों। क्लियर? बस इतना ध्यान रखना, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। क्लियर है? दूसरा टाइप इसका देखते हैं बच्चों, बेसिक इंडिकेटर। बेसिक इंडिकेटर, ठीक है। बेसिक इंडिकेटर कौन सा होता है, कैसे होता है बच्चों? सबसे पहली बात तो बच्चों देखो, अपने क्या कहा? बेसिक इंडिकेटर अपने बोला, इसका मतलब इसकी नेचर कैसी होगी? अरे बेसिक नेचर होगी, ठीक है, बेसिक नेचर होगी।
एंड कलर चेंज की अगर मैं बात करूं तो ये बताओ बच्चों, ये कलर चेंज किस में शो करेंगे, कौन से मीडियम में बच्चों, एसिडिक मीडियम, अपोजिट मीडियम में करेंगे। फिर बच्चा कहेगा सर क्यों, तो अगले लेक्चर में इस बात को प्रूफ करूंगा कि बेटा एसिडिक मीडियम में क्यों कर रहे हैं, बेसिक मीडियम में क्यों नहीं करते, अपन मैकेनिज्म से इस बात को प्रूफ करेंगे बेटा, अच्छे से समझेंगे। ओके, अभी इतना ध्यान रखना। अब अपन ने क्या कहा, अगर ये बेसिक नेचर के हैं तो इसका मतलब खुद की पीएच तो क्या होगी, ओवन पीएच ग्रेटर देन 7, तभी तो बच्चों क्या है, बेसिक नेचर के हैं। एंड वर्किंग पीएच, वर्किंग पीएच का मतलब क्या है, जिस पीएच में ये कलर चेंज शो करते हैं, अगर एसिडिक मीडियम में करते हैं तो वर्किंग पीएच क्या होगी, 7 से कम ही होगी बच्चों, ये ध्यान रखना। क्लियर है, चलो बेटा। और अगर बात करें इनके एग्जाम्पल की तो ध्यान रखना बेटा, इनका एक एग्जाम्पल होता है मेथिल ऑरेंज। मैंने क्या कहा, मेथिल ऑरेंज, इसका सिंबल है MEOH। क्लियर है, ठीक है। एक होगा बेटा मेथिल रेड, क्या होगा, मेथिल रेड। क्लियर है, मेथिल ऑरेंज ध्यान रखना, इसकी स्ट्रक्चर में क्या आएगा बेटा, मेथिल CH3, मेथिल ग्रुप होगा बच्चों, तो वहां से नाम दिया गया मेथिल। ऑरेंज हमें पता है ये बेसिक इंडिकेटर है, तो OH क्या होता है, बेस का सिंबल होता है, यस और नो, तो इसका सिंबल यूज किया जाता है MEOH। क्लियर है। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, देखो जैसे कई टीचर्स कई सारे इंडिकेटर लिखा देते हैं, 10-12 इंडिकेटर, लेकिन आपको टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 4 ही इंडिकेटर ध्यान रखने बेटा, 2 एसिडिक वाले, 2 बेसिक वाले। आ गया समझ में, एसिडिक में कौन से, फिनोल्फ्थालीन और फिनोल रेड, बेसिक में कौन सा, मेथिल ऑरेंज और मेथिल रेड। क्लियर है बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों। अब क्या करना, इसमें से भी 2 खासकर कौन से, फिनोल्फ्थालीन और मेथिल ऑरेंज। अगर अपन एसिडिक इंडिकेटर की बात करेंगे तो दिमाग में एग्जांपल आना चाहिए फिनोल्फ्थालीन का, क्योंकि इसी के बेसिस पे अपन मैकेनिज्म शो करेंगे, ध्यान रखना, इसको एग्जांपल लेकर ही। क्लियर, अगर बेसिक इंडिकेटर की मैकेनिज्म शो करनी है तो किसका एग्जांपल लेंगे बेटा, मेथिल ऑरेंज का। तो ये 2 अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों, समझ में आ गया। क्लियर है, तो ये तो मैंने बात की है इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, इंडिकेटर के टाइप कौन कौन से होते हैं, एसिडिक बेसिक मतलब क्या होता है, कैसे होता है। क्लियर, नेक्स्ट लेक्चर इंडिकेटर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होगा अपना, जिसके बारे में अपन इंडिकेटर की थ्योरी पढ़नी है, ओस्टवाल्ड थ्योरी, क्यूनोइड थ्योरी, इंडिकेटर की थ्योरी पढ़ेंगे, इनकी स्ट्रक्चर वगैरह कैसी होती है, मैकेनिज्म कैसी होती है, और इंडिकेटर के लिए पीएच या पीओएच का फॉर्मूला क्या होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी वर्किंग पीएच क्या होती है, और कौन कौन से इनकी ऑप्टिमम पीएच क्या होती है, और इसके लिए कौन सा यूजफुल, आपको कोई सॉल्यूशन दे दे ऐसा एसिड है, ये बेस है, इसके लिए कौन सा इंडिकेटर यूजफुल होगा, तो आपको कैसे आइडिया लगाना है। ध्यान रखना, जब तक वो लास्ट वाली टेबल समझ में नहीं आएगी आप आंसर दे ही नहीं पाओगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो कल वाला लेक्चर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कल अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। कल मतलब जब भी अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक लेक्चर का काम बच गया। इंडिकेटर की थ्योरी, मैकेनिज्म, पीएच वगैरह के बारे में, इसकी इक्वेशंस, और 2 टेबल बताऊंगा छोटी छोटी बेटा, जिसमें सारा देखते टिक लगाने वाले क्वेश्चन मैक्सिमम वहीं से बनेंगे, 99% देखते टिक लगाओगे। इसके लिए कौन सा इंडिकेटर यूजफुल है, ये एसिड है ये बेस है, इनकी रिएक्शन के लिए कौन सा इंडिकेटर चाहिए, कौन सा चाहिए, कैसे करना है, वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, यहाँ तक बात समझ में आई। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट, कोई दिक्कत है बताओ बेटा, कोई भी दिक्कत फटाफट। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। चलो बेटा, वेरी गुड, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, बाकी अपने इसको डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। कल एक लेक्चर में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा, ओके। और अपना आईनी कंप्लीट होते ही आपका जो पी ब्लॉक बचा है बेटा वो सल्टाएंगे, पी ब्लॉक करवाऊंगा पहले, ठीक है बेटा। चलो यहाँ तक अच्छे से कर लेना, ओके, बाय बेटा।